नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी सेना की अफ़गानिस्तान से वापसी अफ़गानिस्तानियों के लिए सबसे बुरे दिन के रूप में सामने आया, लेकिन तालिबानियों के लिए किसी जश्न भरे दिन से कम नहीं। जैसे ही अमेरिकी सेना ने अफ़गानिस्तान को छोड़ना शुरू किया, कुछ ही दिनों बाद तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया और तकरीबन 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर तालिबानियों ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि तालिबान का पिछला शासन कितना ज़्यादा क्रूर था। वहाँ के लोग अफ़गानिस्तान से निकलकर किसी दूसरे देश जाना चाह रहे हैं, लेकिन तालिबान उन्हें जाने से रोक रहा है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोगों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान के कुछ ब्रीफ हिस्ट्री को जानेंगे और तालिबान के इमरजेंस के बारे में बात करेंगे और अमेरिकी सैनिक का अफ़गानिस्तान में कैसे आगमन हुआ यह भी जानेंगे। और अंत में हम यह जानेंगे कि अगर अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का शासन स्थापित हो जाता है तो इससे भारत को कितना ज़्यादा खतरा होगा। तो चलिए जानते हैं। अफ़गानिस्तान पर शुरू से ही अलग अलग फॉरेनर्स का कब्जा रहा है, जैसे कि दरियुस फर्स्ट, अलेक्जेंडर, मोहम्मद गजनी, गंगेज़ खां और भी कई अन्य फॉरेनर्स। अफ़गानिस्तान में अगर हम मेन पॉलिटिकल संघर्ष के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में होती है। 19th सेंचुरी में अफ़गानिस्तान पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस समय इंडिया पर ब्रिटिश का शासन था, जिसके कारण अफ़गानिस्तान 2 बड़े देशों के बीच फंस गया। एक ब्रिटिश कॉलोनी यानी कि भारत और दूसरा था सोवियत रूस। ब्रिटिश को ऐसा लग रहा था कि शायद सोवियत रूस अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा जमा ले और वह अपने कॉलोनी को एक्सपेंड करते करते कहीं इंडिया तक ना पहुंच जाए। ऐसा कुछ हो पाता इससे पहले ही ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान से जंग लड़नी शुरू कर दी, जिसे हम फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा करने के लिए अफ़गानिस्तान से 3 एंग्लो अफ़गान वार लड़ा, जिसमें से पहले 2 में तो ब्रिटिश की जीत हुई और तीसरे में अफ़गानिस्तान की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश ने तीसरा एंग्लो अफ़गान वार जानबूझकर हारा था, जिससे कि अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच का बॉर्डर क्लियर हो सके। और यह बॉर्डर था डुरंड लाइन, जो कि आज के समय में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। अफ़गानिस्तान तीसरा एंग्लो अफ़गान युद्ध जीतने के बाद 19 अगस्त 1919 को ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के तहत एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन कंट्री बना। यहाँ का शासक अमानुल्लाह खां को बनाया गया और 1926 में यहाँ का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, यहाँ अभी भी मोनार्की सिस्टम ही था। अमानुल्लाह खां के बाद और भी कई अलग अलग शासक आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव होता है 1973 में। 1973 में मोहम्मद दाऊद खां ने वहाँ के किंग मोहम्मद जाहिर खां को एक कू डिफेट करके उसे डिस्पोज कर दिया और खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया। मोहम्मद दाऊद खां ने अफ़गानिस्तान को एक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के रूप में एस्टेब्लिश किया। मोहम्मद दाऊद खां प्रेसिडेंट बनने के बाद वहाँ नए कॉन्स्टिट्यूशन लाए, जिसमें वीमेंस के लिए भी कई सारे राइट्स को ग्रांटेड किया गया। और मोहम्मद दाऊद खां ने अफ़गानिस्तान को एक मॉडर्न कंट्री के रूप में बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसी बीच पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान का गठन हुआ, जो कि मोहम्मद दाऊद खां के अगेंस्ट काम करता था। इस पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान ने 1978 में एक मिलिट्री कूप करके मोहम्मद दाऊद और उसके फैमिली को मार दिया। साइमल्टेनियसली इस पीडीपीए पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद तारा अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का हेड बन गए और उसने हफीजुल्लाह अमीन को वहां का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। यह पीडीपीए का गवर्नमेंट सत्ता में आते ही नए नए पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिया, जो कि पूरी तरह इस्लामिक प्रिंसिपल पर आधारित था। इसके बाद 1979 में अफ़गानिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर एडोल्फ डब्स की हत्या कर दिया गया, जिसके कारण अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली सारी सहायता बंद कर दी। इसी वर्ष वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हफीजुल्लाह अमीन के सपोर्टर्स ने 1979 में ही वहाँ के प्रधानमंत्री ताराकी को मार दिया और अब हफीजुल्लाह अमीन खुद वहाँ के गवर्नमेंट का हेड बन गया। सोवियत यूनियन की हफीजुल्लाह अमीन के गवर्नमेंट से बनती नहीं थी, जिसके कारण सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया और 3 दिनों के अंदर में ही हफीजुल्लाह अमीन को मार दिया। अब अफ़गानिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बराक करमल को बनाया गया, जो कि सोवियत यूनियन का सपोर्टर था। अफ़गानिस्तान को स्थिर करने के लिए सोवियत यूनियन के सैनिकों को भारी मात्रा में करमल के तहत अफ़गानिस्तान भेजा गया। अब धीरे धीरे सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर दिया। इसी बीच अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को अपोज करने के लिए एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ,
जिसका नाम था मुजाहिदीन। इस अपोजिंग आइडियोलॉजी वाले ग्रुप को अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके कारण सोवियत यूनियन और मुजाहिदीन के बीच तकरीबन 9 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। 1986 में अफगानिस्तान के रूरल एरिया को मुजाहिदीन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और सारे अर्बन एरियाज को सोवियत यूनियन के सेनाओं ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस 9 साल के युद्ध में अफगानिस्तान में तकरीबन 5.5 लाख लोगों की जानें गई। फाइनली 1989 में यूएसए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच जेनेवा में एक पीस साइन हुआ, जिसके तहत अफगानिस्तान फिर से एक बार इंडिपेंडेंट कंट्री बना। इसके बाद 1992 में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के कई सारे ग्रुप्स ने मिलकर वहां पर एक कोलिशन गवर्नमेंट का निर्माण किया। इस कोलिशन गवर्नमेंट में मुजाहिदीन के सारे ग्रुप शामिल नहीं थे। जो ग्रुप इस कोलिशन में शामिल नहीं थे और जो शामिल थे, इन दोनों के बीच टकराव काफ़ी बढ़ने लगा। इसी बीच विभिन्न मुजाहिदीन गुटों ने व्यापक तौर पर हत्या और जबरन वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके कारण अफगानिस्तान में एक गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इस अचानक गृह युद्ध के शुरुआत होने के कारण वहाँ पर गवर्नमेंट को वर्क करने का समय ही नहीं मिला, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पुलिस फोर्सेस और जुडिशियल सिस्टम और भी कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर अभी स्थापित नहीं हो सका। मतलब इस समय अफगानिस्तान किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था। इस समय अफगानिस्तान पर वहाँ के लोकल रूलर्स का ही शासन था। इसी बीच 1994 में इमरजेंस होता है तालिबान का। यह तालिबान ग्रुप बेसिकली मोहम्मद ओमार के द्वारा फाउंड किया गया था और इस मोहम्मद ओमार का मुख्य उद्देश्य था अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाया जाए। तालिबान ने यह घोषणा किया कि वह सरदारों और करप्ट लीडरशिप को ख़त्म करेगा और वह अफगानिस्तान में एक प्योर इस्लामिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय अफगानिस्तान पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था, जिसके कारण तालिबानियों को अफगानिस्तान को कब्जा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुआ। तालिबानियों ने सबसे पहले सितंबर 1995 में हेरात को कैप्चर किया और एक साल बाद उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को भी कैप्चर कर लिया और वहां के प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो कर दिया। तालिबानियों ने 1998 तक अफगानिस्तान के तकरीबन 90% क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। तालिबान अफगानिस्तान में आते ही अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल पर आधारित था, जैसे कि उसने शरिया लॉ को इंट्रोड्यूस किया, मर्डर्स के लिए डायरेक्ट फांसी का आदेश था, वीमेंस को अपना फेस बुर्का से कवर करने का लॉ, वहाँ ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि 10 या 10 से ज़्यादा वर्ष के लड़कियों के लिए वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त कर पाना बिल्कुल ही असंभव था। हालांकि तालिबान के आने से कई चीज़ों में सुधार भी हुआ, जैसे कि करप्शन समाप्त हो गया, वहाँ नए नए रोड बनाए गए जिससे कि ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। पूरे वर्ल्ड की नज़र तालिबान की तरफ तब गया जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में स्थित है उस पर हमला किया गया था। इस हमले में तकरीबन 1000 लोगों की जानें गई थी। अमेरिका ने तालिबान को इस हमले के संदिग्ध जैसे ओसामा बिन लादेन को अपने देश में शरण देने और मदद करने का आरोप लगाया। इसके विरोध में 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह तक तालिबान के शासन को ध्वस्त कर दिया। बहुत सारे नेता वहां से भागकर पाकिस्तान चले गए। मतलब अब अफगानिस्तान पर तालिबानियों का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और अब दिसंबर 2001 में अमेरिका ने हामिद काराजी को अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया। हामिद काराजी ने वहां के लोगों को यूनाइट करना शुरू किया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया। 2004 में अफगानिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें लोगों को वह सारी अधिकार दिया गया जो कि आम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लोगों को दिया गया है। मतलब अब अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर कर सामने आया जिससे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसी बीच अमेरिकी सेना ने 2003 में अपना कमान नाटो संगठन को सौंप दिया। नाटो एक फोर्सेस का ग्रुप है जिसमें कई सारे कंट्रीज मिलकर फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। 2011 में अफगानिस्तान में नाटो की टोटल सैनिकों की संख्या तकरीबन 1,40,000 थी जो कि 2018 में घटा करके 16,000 तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद 2014 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अशरफ गजनी वहां का नया प्रेसिडेंट बना और इसी साल नाटो ने अफगानिस्तान के पूरे सिक्योरिटी का जिम्मा अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सौंप दिया।
हालांकि नाटो की हजारों सैनिक अफगानिस्तान के गवर्नमेंट और उसके सैनिकों को एडवाइस देने के लिए वहीं रुके रहे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है कि अभी भी तालिबान का शासन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, मतलब उसका पावर अभी भी बरकरार था। अभी भी तालिबान अफगानिस्तान के कई जगहों पर हमला कर रहा था। तो ये मान लेना कि तालिबान शीघ्र ही इमर्ज कर गया, यह बिल्कुल ही गलत है। तालिबान का पावर धीरे धीरे इमर्ज हो ही रहा था। अब इस वर्ष क्या हुआ कि 14 अप्रैल 2021 को नाटो के जनरल सेक्रेटरी ने यह घोषणा किया कि वह मई से अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से विड्रॉ करना शुरू कर देगा। इसी बीच अमेरिका ने भी घोषणा किया कि वह अपने सैनिकों को भी विड्रॉ करना शुरू कर देगा। नाटो के सैनिकों के हटने के कुछ दिन बाद ही तालिबानों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 15 अगस्त तक तालिबान ने लगभग सारे अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ का जो प्रेसिडेंट था गजनी, वह अफगानिस्तान से भाग गया। वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लोगों में इतना खौफ है कि वह अफगानिस्तान से किसी भी तरह से निकलकर भागना चाहते हैं। आपने यह वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। इसमें कई लोग एरोप्लेन के ऊपर बैठकर जाने के लिए बेकरार थे। इस प्लेन के उड़ते ही जो 3 लोग उसके ऊपर बैठे हुए थे, उनकी प्लेन से गिरकर मौत हो गई। आज भी हालात काफ़ी गंभीर बनी हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान अफगानिस्तान सहित फॉरेनर्स को भी नहीं जाने दे रहा है। रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी सब अपने सिटीजन्स को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तालिबान गवर्नमेंट को चलाएगा कैसे? वीमेंस के लिए क्या राइट होंगे? हालांकि तालिबान बता रहा है कि वह पहले जैसे रूल्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा और वहां पे लोगों के पास सारे ह्यूमन्स राइट होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या तालिबान वाकई में ह्यूमन राइट्स को कंजर्व करेंगे? आपको क्या लगता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करते हैं कि इस अफगानिस्तान के क्राइसिस से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के दिनों में अगर हम बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि वह अफगानिस्तान से अपने सिटीजन्स को कैसे निकाले। और अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का ही शासन बना रहता है तो इससे भारत को सबसे ज़्यादा खतरा आतंकवादियों से ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान से मिलकर अफगानिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। हालांकि तालिबान ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी खतरा तो है। चीन, तालिबान और पाकिस्तान मिलकर एक अलायंस का भी निर्माण हो सकता है जो भारत के हितों के विरुद्ध जा सकता है। और भारत के लिए खतरा वहां पर इन्वेस्टेड इकोनॉमिक्स के लिए भी है। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश किया है। इससे यह आशंका है कि भारत के शायद सारे प्रोजेक्ट बंद हो सकते हैं। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चाबहार प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत ने $8.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है। भारत के सारे प्रोजेक्ट का क्या होगा यह कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट तो ज़रूर ही पड़ेगा। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि आखिर यूनाइटेड नेशन अभी तक इस पर कुछ क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, वास्तव में इस पर अभी तक यूनाइटेड नेशन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, कोई फैसला नहीं ज़्यादा ले रहा है। अब हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इस पर जल्द से जल्द कोई अहम फैसला ले जिससे कि अफगानिस्तान का हालात सही हो। तो हमें इंतज़ार करना होगा यूनाइटेड नेशन के वह महत्वपूर्ण फैसले का। तब तक के लिए धन्यवाद।